नमस्कार किसान भाइयों। हमारे पिछले 2 वीडियो है जो आपने देखे होंगे धान के बारे में, लेकिन आज हम धान के बारे में जो वीडियो आपको बताने जा रहे हैं वो है फूटान अवस्था, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए। वहां से लेके हम बताएंगे कि आगे जब बाली आती है वहां पे आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, वहां पे क्या प्रॉब्लम आएंगी। हो सकता है कि धान एक बहुत बड़ी फसल है, पूरे हिंदुस्तान में बिजाई होने वाली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, कहीं भी कोई भी राज्य में इसकी बिजाई होती है। कुछ इलाके छोड़ देते हैं राजस्थान के, लेकिन राजस्थान में भी धान की बिजाई होती है। कोई वैरायटी ऐसी होगी जो बासमती वाली होगी, सुगंधीदार होगी, कुछ अर्ली पकने वाली होगी, जल्दी पकने वाली, कुछ देरी से पकने वाली होगी, कोई मिडल होगी, कुछ रिसर्च होगी, कोई हाइब्रिड होगी। लेकिन धान की फसल का जो मेन प्रिंसिपल है कि फूटान अवस्था से लेके हम बाली आने तक, दूध वाले दाने होने तक की जो भी ट्रीटमेंट है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो हम बेसिक प्रिंसिपल पे बात करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मैं छूट जाऊँ, कि कुछ मैं बोल ना पाऊँ, कोई समाविष्ट कुछ चीज़ें ना कर पाऊँ, तो आप कमेंट डाल के बताना, जिसकी तहत हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो किसान भाइयों, धान की फसल जो अभी आपने मई के एंड से लेके जून या जुलाई में आपने लगाई होगी, वो फसल अभी ग्रोथ करके फूटान अवस्था में या तो आ गई होगी या तो अभी फूटान अवस्था आने वाली होगी। तो हम फूटान अवस्था की बात करते हैं कि जो किसान लेट हो गए हैं, जिन्होंने लेट प्लांटिंग किया था, या तो बारिश की वजह से, बाढ़ की परिस्थिति के कारण बहुत ही लेट जुलाई में प्लांटिंग किया था, वहाँ पे थोड़े लेट हो गए हैं, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो जल्दी से कैसे उसको ग्रोथ में ले ले और जल्दी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूटान ले ले, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। किसान भाइयों, ग्रामीणी फैमिली यानी कि घास वर्गीय जो फसल है, उसमें धान एक ऐसी फसल है जिसमें कल्लों की संख्या जो बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए पोषक तत्व क्या चाहिए? तो पहले नंबर पे पोषक तत्व चाहिए फॉस्फोरस, दूसरे नंबर पर चाहिए जिंक, तीसरे नंबर पर चाहिए कैल्शियम। तो ये 3 पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। तो आपने अभी तक फॉस्फोरस नहीं डाला है तो पहले फॉस्फोरस डाल दीजिए। फॉस्फोरस के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं जो आपको पता है। डीएपी भी मिलता है, 24-24-0 या 20-20-0 भी मिलता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट अभी डालने की बहुत देर हो गई है, तो अभी ना डाले तो अच्छा है, या तो आपको डालना हो तो डाल भी सकते हैं। जमीन आपकी बहुत खराब है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। स्वरूप कोई भी हो, फॉस्फोरस अभी जाना चाहिए। और अगर आप बहुत लेट हो गए हो, मानो कि आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लेके अभी तक 40-45 दिन की हो गई है और अभी फूटान आपको कम लग रही है, तो आप स्प्रे में भी दे सकते हो। तो स्प्रे में आप 13-40-13 दे सकते हो, 0-52-34 दे सकते हो, ये दोनों चीज़ें दे सकते हो। और उसी के साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ जिंक की मात्रा बहुत कम गई है या तो नहीं डाला है और जिंक की भी कमी दिख रही है, खेरा डिसीज भी आने की संभावना हो गई है, पौधे पीले पड़ गए हैं, तो आपको जिंक चिलेटेड का आपको स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे HDP वाला फॉर्मूला है वो बहुत बढ़िया है इस सीजन के लिए, इस अवस्था के लिए 17% जितना जिंक आता है। तो ये फूटान बढ़ाने के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया उपाय है कि आपने अभी तक जमीन में फॉस्फोरस नहीं डाला है, या तो डाला था और अभी आपको डेफिशिएंसी, कमतरता लग रही है, तो आप अभी डाल दें। और उसके साथ ही साथ में आपको जिंक का भी प्रयोग करना है तो अभी कर दीजिए। कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, अच्छी तरह से बढ़ेगी। कम से कम एक आध दो तो ज़्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अभी फूटान पे नहीं आया तो और भी ज़्यादा मिलने की संभावना है। वेराइटी का जो भी जेनेटिक पोटेंशियल है वहाँ पे परफॉर्मेंस करने की ये स्टेज है, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगले आप 10, 15, 25 दिनों में ये छिड़काव कर सकते हो और जमीन में भी डाल सकते हो। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि अभी फूटान अवस्था चालू हो गई है तो स्टेम बोरर आने की संभावना रहेगी, या तो सीथ ब्लाइट आने की संभावना रहेगी। तो स्टेम बोरर के लिए बहुत सारी इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है। मैं तो चाहता हूँ कि आप फर्टिलाइजर का डोज देते हो तो उसके साथ रेपिजन ग्रेन्यूल्स आप डाल दो, तो ऊपर की जो लटें आती है और स्टेम बोरर अंदर की जो लट बोलते हो आप, वो आती है, तो दोनों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। बाकी दवाई तो बहुत सारी अवेलेबल है,
जैसे क्लोरोसाइपर है, क्लोरोपाइरिफॉस अकेली है, तो ये सब आप दे सकते हो। और अभी तक शीथ ब्लाइट नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शीथ ब्लाइट आने की संभावना रहेगी तो वहाँ पे आप फंजीसाइड का एक छिड़काव करके रख सकते हो। एक सिंपल सा फंजीसाइड भी कर सकते हो, कोई बहुत भारी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन शीथ ब्लाइट अभी आने की संभावना रहेगी। जैसे ही कल्ले बनेंगे शीथ ब्लाइट चालू हो जाएगा। दूसरा, कल्ले बनने के बाद और बाली आने से पहले एक अवस्था ऐसी आती है कि जहाँ पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट मोस्ट ऑफ केसेस में, मतलब बहुत सारे एरिया में ये रोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धीरे 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 बढ़ता है। तो ये इतना धीरे कैंसर जैसा है कि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे कब बढ़ गया, एक पत्ता सूखा, दूसरा पत्ता सूखा, ऐसा करते करते पूरा पौधा सूख जाएगा। और वो टाइम लेता है 1, 1.5, 2 महीना लेता है। कभी कभी पूरा पूरा नहीं सूखता, लेकिन जो बालियाँ आनी चाहिए आपके कल्लों में, हर एक कल्लों में, तो बालियाँ भी कम आएगी। तो उसके लिए आप अभी से व्यवस्थापन कर सकते हो। कॉपर हाइड्रोक्साइड करके आता है बराबर 53% वाला, वो आप प्रयोग कर सकते हो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तकरीबन 1500 ग्राम प्रति हेक्टर 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आने की संभावना है तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दाने बनने से पहले, यानी बाली आती है तब तक आप स्प्रे कर दो, उसके बाद में नहीं कर सकते। लेकिन अभी टीलरिंग से लेके फूटान अवस्था से लेके वहाँ तक आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग कर सकते हो, जिसका माप है 100 से 150 ppm। अभी 100 ppm का मेजरमेंट में बताता हूँ। 100 ppm का मतलब ये होता है 1 लीटर के अंदर 0.1 ग्राम, यानी 10 लीटर के अंदर 1 ग्राम। 15 लीटर की टंकी है तो 1.5 ग्राम, और 20 लीटर की टंकी है तो 2 ग्राम डालना है आपको। और कॉपर के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ आप छिड़काव कर सकते हो। ये अगर आपने स्प्रे किया तो कॉपर दूसरे अलग अलग रोग आने से पहले जो नियंत्रण होता है वो भी थोड़ा बहुत कर देगा, तो आपको बहुत फायदा रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये कल्ले की अवस्था के टाइम पे आपको 2 काम करना है, मेजर काम करना है। आपको एक तो फॉस्फोरस वगैरह जो पोषक तत्व नहीं डाले हैं वो डालना है, और दूसरा ये जो 2 कीट रोग वगैरह बताया उसका नियंत्रण में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेम बोरर अचानक आया और बढ़ने लगा, पहले से होगा, आपको लक्षण दिखने शुरू होंगे बाली के टाइम पे, लेकिन ट्रीटमेंट आपको अभी करनी है। तो आप रेपिजन जीआर जैसा ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर के साथ डाल के ज़मीन में डाल सकते हो। तो ये बात हो गई अभी तक कल्लों की अवस्था के आसपास की। अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी हम कल्ले बन गए हैं, वहाँ से लेके बाली आने तक एक बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है जहाँ पे कल्ले एक साथ बढ़ने लगते हैं। और कल्ले बढ़ते हैं, आपने फर्टिलाइजर डाला है, ग्रीनरी है, पानी है, तो बहुत सारे कीट रोग आने की यहाँ पे संभावना होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे, मैं इफ्स एंड बट्स बोलूँगा कि अगर ये हुआ तो ये करो, ये हुआ तो ये करो, तो उसका मतलब गलत मत निकालना, ये सभी आपको नहीं डालना है। पहले नंबर पे मैं बता देता हूँ क्या होगा प्रॉब्लम, उसके सामने मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। कल्ले बन गए हैं और आपने बहुत पहले अगर रेपिजन जीआर डाल दिया है, तो अभी आपको स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर ये दोनों आने की संभावना होगी, वो बढ़ने की संभावना होगी, और इनिशियल स्टेज होगा तो आपको मैग्ना का प्रयोग करना चाहिए। मैग्ना 2 वे एक्शन है, तो आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आपके खेत में स्टेम बोरर अगर बढ़ जाता है तो आपको जाना चाहिए सीधा रेपिजन के स्प्रे पे। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर थोड़ा थोड़ा है और दोनों कीट दिख रहे हैं तो आपको जाना चाहिए मैग्ना पे, अदरवाइज आपको जाना चाहिए रेपिजन पे। रेपिजन का छिड़काव आप कर सकते हो। उसके बाद में, मतलब अभी से आपको शायद टीलरिंग डेवलप हो रहा है तो डिसीज शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर डेवलप हो रहा है डिसीज, कहीं कहीं पे आपको दिख रहा है रोग, शीथ ब्लाइट जैसा रोग दिख रहा है, तो आपको जाना चाहिए रोस्टम पे। तो रोस्टम आप 250 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हो। ये 20 से 25 ml पंप में लेकर 10 से 12 पंप कर सकते हो। इसी तरह से छिड़काव कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। कल्ले से लेके आगे जब फसल बढ़ती है, फसल चक्र जब आगे मूवमेंट करता है, उम्र बढ़ती है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। उसके आगे अगर जाते हैं बराबर, तो इसके आसपास में ही या तो और बाली आने के समय पे हॉपर्स आने लगते हैं। तो जब हॉपर्स का अटैक होने लगे आपको, तो आप पायरामाइट और डायनासिल्ड दोनों का मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हो। बहुत कम है तो आप डायनासिल्ड अकेला ले सकते हो,
ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगता है तो दोनों भी आप प्रयोग कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा मिलेगा और लंबा भी मिलेगा। लेकिन अगर उसका प्रॉब्लम आपको बढ़ता हुआ लग रहा है कि ये अभी कंट्रोल के बाहर जाने वाला है, तो आप एडवांस स्टेज में रिस्पेक्ट 3 वे का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, शीथ ब्लाइट के साथ में अभी बाली आएगी तो नेक ब्लास्ट का डिसीज भी विकसित होने की संभावना रहती है। तो अगर वो भी शुरुआती अवस्था है तो आप रोस्तम ले सकते हो, लेकिन अगर डिसीज भी बढ़ने लगता है, आसपास में आ गया है, आपके खेत में भी आने की संभावना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, वातावरण साथ नहीं दे रहा है और दोनों डिसीज बढ़ते हैं, तो आपको रूल का प्रयोग करना चाहिए। तो रूल एक ऐसी फंजीसाइड है कि बहुउद्देशीय है और 2 रसायन होने के कारण उसका रिजल्ट भी अलग अलग मोड ऑफ एक्शन से होता है, तो आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलता है और लंबा रिजल्ट मिलता है। और ये अगर कर दिया आपने तो आगे जाके थोड़ा फॉल्स पॉइंट भी थोड़ा कम रहने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने बहुत शॉर्ट में बोला लेकिन इफ्स एंड बट्स पे बोला है कि अगर ये होता है तो ये करो, तो आप ध्यान रखिए और कौन सा प्रॉब्लम आपके वहाँ आता है उसके हिसाब से आगे चलिए तो बेटर रहेगा। इसी समय पे अगर लास्ट में मैं बता देता हूँ कि अगेन पहले बोला था मैंने कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो जीवाणु जनित रोग आता है जिससे पत्ते सूखने लगते हैं, वो अगर आता है तो एक बार और यहाँ पे कॉपर प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन या तो स्टेप्टोसाइक्लिन अकेले आप छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि स्टेप्टोसाइक्लिन स्प्रे करने का अभी ये लास्ट मौका है, उसके बाद बीज बनने के बाद आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो रिकमेंडेशन के आधार पे मैंने बताया है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे ग्रोथ का पीरियड होता है, मतलब एक साथ में 4-5 से लेके 10, 12, 15 कल्ले बढ़ते हैं। ये कल्ले जब ग्रोथ करते हैं और साथ ही साथ में अंदर बाली बन जाती है, तो बाली बाहर आती है धीरे 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 करके। जो बाली बाहर अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है या तो आ चुकी है, वहां तक का जो स्टेज होता है वो बहुत ही ज्यादा पोषण लेने वाला अवस्था है कि जमीन में से ज्यादा पोषक तत्व उठाएगा और इसी समय पे ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो लगेगा, यानी कि नाइट्रोजन लगेगा। किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि यूरिया के लिए प्रॉब्लम हो रही है और हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था। अगर आपको यूरिया नहीं मिलता है बराबर, तो आप एमोनियम सल्फेट पे जा सकते हो। एमोनियम सल्फेट इस समय पे डालने के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप यूरिया अगर मानो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 किलो डाल रहे हो तो एमोनियम सल्फेट 25 किलो ही डालो। एमोनियम सल्फेट धीरे धीरे घोल बनता है और धीरे धीरे रिलीज होता है। दूसरा, धान के खेत में जमीन में ऑक्सीजन कम होता है, मतलब उसको एनएरोबिक कंडीशन बोलते हैं। एनएरोबिक कंडीशन में एमोनिया के स्वरूप में भी पौधा न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि एमोनिया से नाइट्रेट बनाना मतलब ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो ऑक्सीजन की जमीन में अगर कमी हो तो एमोनिया के स्वरूप में डायरेक्ट लेता है। तो एमोनियम सल्फेट एक अच्छा उपाय है, साथ में ही सल्फर है तो और भी आपको फायदा करेगा, इसलिए मैं एमोनियम सल्फेट का रिकमेंडेशन देता हूँ। और अगर आपको दोनों भी ना मिले और थोड़ा बहुत कैल्शियम नाइट्रेट, बहुत महंगा पड़ेगा मैं जानता हूँ, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट देने से भी आपको फायदा होगा, जो आप 1 एकड़ में 20 से 25 किलो डाल सकते हो। तो उस अवस्था में नाइट्रेट नाइट्रोजन डायरेक्ट मिलेगा, साथ में कैल्शियम मिलेगा, तो ये ग्रोथ बढ़वार अच्छी तरह से कर जाएगा। और उसके साथ में आपको अगर सहूलियत हो तो आप छिड़काव के स्वरूप में आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर कोई हो, फॉर एग्जाम्पल ये समय जो है वो ग्रोथ का है, साथ में डेवलपमेंट का भी है, तो आप तीन पोषक तत्व जैसे 19-19-19 का छिड़काव करें, या तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश में कोई भी आपको एक अच्छा सा ग्रेड मिलता है तो आप वो छिड़काव कर सकते हो, या तो 05234 के साथ थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट या यूरिया मिला के छिड़काव कर सकते हो, या तो उससे साइड में हटके 05234 या 1340-13 ले सकते हो और उसके साथ में आप पोषक तत्वों में दूसरे जैसे कि कैल्शियम चिलेटेड का छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि 05234 और 1340-13 के साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिला सकते, इसलिए आपको चिलेटेड लेना पड़ेगा। और एक उपाय है कि इस अवस्था में आपको ये सब पोषक तत्व देने के लिए आप लिक्विड स्वरूप में यानी कि नैनोविटा कैल्शियम आप दे सकते हो। ये अवस्था मैंने पहले बताया कि बाली अंदर बन रही है बराबर, तो बाली बनने के समय पे आपको एक फ्लावरिंग की बायोस्टिमुलेंट, एक फ्लावरिंग के लिए आप डाल सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत आसान, बहुत सिंपल
है स्टेलर आप छिड़काव कर सकते हो, जिसका प्रयोग करने से उसमें न्यूट्रिशन भी आ जाएगा और थोड़े बायोस्टिमुलेंट भी आ जाएंगे और थोड़ा जिबरेलिक भी आ जाएगा, तो ग्रोथ साथ में कर देगा। दूसरा आप कर सकते हो, उसमें कोई एमिनो एसिड युक्त और जिंक वाला फर्टिलाइजर आप तीनों मिला के छिड़काव कर सकते हो, जो कि फ्लावरिंग का काम करेगा अंदर जाके। तो ये उपाय है आपका प्रॉब्लम के आधार पे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जिंक की ज़्यादा कमी लगती है तो आप जिंक वाला डालो, स्टेलर डालो, लेकिन याद रखो यहाँ ग्रोथ भी हो रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरत वाला मामला है। तो यहाँ से लेके अभी आगे बात करते हैं कि अभी बाली आएगी, बराबर, या तो आ चुकी है। तो जब बाली आती है तो अगेन मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नेक और नोडल ब्लास्ट आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप रूल का प्रयोग कर सकते हो, और अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्लांट हॉपर्स, मतलब जो स्टेम के पास लग के तने को पूरा चूस लेते हैं और बुरी तरह पौधा सूख जाता है और उसके लिए टाइम आपको नहीं मिलता है, तो रिस्पेक्ट 3 वे का भी प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने बात की थी, कल्लों के डेवलपमेंट, कल्ले नहीं आए हैं या तो आ चुके हैं, वहाँ से लेके ग्रोथ और बाली आने की अवस्था की बात की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें। और आपको कुछ दवाई का मैंने जो पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है, उसमें कुछ दवाई रह गई, कोई कीट, कोई रोग रह गया हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं। हम आपके पास नए वीडियो में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।